प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर एंड किया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन पढ़ेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अधिगम के लिए सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए, तो हम लोग सरल पार्ट को लेते हुए आज वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। पौधे के विभिन्न वायवीय अंगों द्वारा जल के वाष्प रूप में त्यागने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के अंदर जो पादप होता है उनके जो बाह्य भाग होते हैं उन अंगों के माध्यम से जल होता है, वो जड़ों से तना के माध्यम से रसारों की जो क्रिया होती है और पत्तियों तक पहुंचता है। वो पानी धीरे धीरे वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये क्रिया नेचुरली होती रहती है। अब वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं? वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ द ट्रांसपीरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, तीसरा होता है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो पहला देख लेते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों की सतह पर रंध्र स्टोमेटा उपस्थित होते हैं जिनमें रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। आपने पादपों की पत्तियां देखी होगी, पत्तियों के अंदर सतह पर जो रंध्र होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं, उसमें उनके द्वारा जो पानी बाहर निकलता है या उनके द्वारा H2O जो बाहर निकलता है उसको रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इनकी कुल वाष्पोत्सर्जन की कितनी मात्रा इसमें निकलती है? तो वाष्पोत्सर्जन की कुल मात्रा का 50 से 97% भाग इस विधि से होता है। 50 से लेकर 97 तक इस भाग से वाष्पोत्सर्जन पादप के अंदर से बाहर निकलता है। दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ये देखो किसमें होता है? मरुद्भिद पौधों की पर्ण उपत्वचा जल के प्रति अपारगम्य होती है। पारगम्य नहीं होती है, अपारगम्य होती है। कुछ स्थानों पर टूटी हुई होती है। जल की वाष्प के रूप में थोड़ी हानि होती है। इसे क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। कुल मात्रा का 3 से 10% तक इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन होता है। जो मरुद्भिद पादप होते हैं, मरुस्थल के अंदर उगाए जाने वाले पादप, उनकी जो उपत्वचा होती है वो जल के प्रति अपारगम्य होती है, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन होता है। तीसरा आता है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। कुछ फलों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और फलों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको वात रंध्र कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? वात रंध्र। कुछ वातावरणीय दशाओं में वात रंध्रों से भी जल वाष्प निकलती है, जिसे वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और कुल वाष्पोत्सर्जन का कितना भाग निकलता है? कुल मात्रा का 0.1% होता है। फलों की सतह पर जो छिद्र होते हैं, और वातावरणीय दशाओं में भी वात रंध्रों से जलवाष्प निकलती है। वातावरण के अंदर भी कई कारक हैं, कई उनकी प्रकृति है जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। इसके बाद में आगे हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन। ये क्या होता है देखते हैं। पत्ती में उपस्थित रंध्रों द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों के अंदर भी रंध्र होते हैं और रंध्र की वजह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके कारण उनको रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के अंदर देखो, नोट में देख रहे हैं, रंध्र की उपस्थिति बाह्य त्वचा का प्रमुख लक्षण है। रंध्र पत्ती की एक अथवा दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है रंध्र की पत्ती की एक ही सतह पर पाए जाते हैं, पत्ती की दोनों सतह पर भी रंध्र पाए जाते हैं। तो पत्ती की एक अथवा दोनों सतह पर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? रंध्र, जिसकी वजह से भी वाष्पोत्सर्जन होता है। इनकी उपस्थिति के आधार पर, किसकी? रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती है। और वो कौन कौन सी? पहली होती है अधोरंध्रीय पत्ती, दूसरी होती है उभयरंध्रीय पत्ती, तीसरी होती है अधिरंध्रीय पत्ती। तो पहले देखते हैं अधोरंध्रीय पत्ती। जब
रंध्र पत्ती की केवल निचली सतह तक सीमित रहते हैं, तो ऐसी पत्तियां अधोरंध्री कहलाती है। रंध्र पत्ती की निचली सतह तक हो, और ऐसा किस में होता है, कौन से पादप की पत्तियों में होगा, सेव और संतरा, इनकी पादप की जो पत्तियां होगी वो अधोरंध्री पत्तियां होगी। दूसरा देखते हैं, उभयरंध्री पत्ती, जब रंध्र पत्ती की दोनों सतह पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी पत्तियां उभयरंध्री कहते हैं। कौन सी, जिसके अंदर ऊपर भी रंध्र है और नीचे भी, दोनों ओर से रंध्र से वाष्पोत्सर्जन होगा तो उसे उभयरंध्री पत्ती कहते हैं। और ऐसी पत्तियां होती है मक्का, वह सभी घासें जो आपने घास देखी है उनमें होती है। अगली है अधिरंध्री पत्ती, जब रंध्र पत्तियों के केवल ऊपरी अधिचर्म पर होते हैं तो ऐसी पत्तियां अधिरंध्री कहलाती हैं। और ये होती है प्लावी पौधे, जलोद्भिद, जल के अंदर उगने वाले पादप होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है वो अधिरंध्री होती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बनता है जो हर बार बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि रंध्र की संरचना को समझाइए। तो पत्तियों के अंदर जो रंध्र की संरचना होती है वो किस तरह से कार्य करती है, देखते हैं। प्रत्येक रंध्र को 2 वर्गाकार कोशिकाओं से बना होता है। 2 वर्गाकार कोशिकाएं होती है जिन्हें द्वार कोशिका कहते हैं। द्वार कोशिकाओं के बीच एक छिद्र होता है जिसे रंध्रीय छिद्र कहते हैं। उनके बीच में जो छिद्र होता है उसको स्टोमेटापोर कहते हैं। अंदर की भित्ति मोटी तथा बाहर की भित्ति पतली होती है। अंदर वाली भित्ति होगी वो मोटी होगी और बाहर की जो भित्ति होगी वो पतली होगी, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं जब स्फीत का मतलब फूली हुई होती है तो रंध्र खुल जाते हैं, और अगर वो पिचकी हुई होती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार द्वार कोशिकाओं के चारों ओर स्थित कोशिकाएं बाह्य त्वचा की अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। द्वार कोशिकाओं पर स्थित कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती है। ऐसी कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। जो ऐसी कोशिका होगी उनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। पत्तियों में रंध्र की प्रति वर्ग सेमी संख्या कितनी होती है, 100 से 6000 तक होती है। 100 से 6000 तक होती है। तो पत्तियों के अंदर ये कार्य होता किस तरह से है, चित्र के अंदर आप देख लेते हैं। आपके सिलेबस के अंदर ये जो चित्र दे रखा है रंध्रीय उपकरण का, इसके अंदर देखो ये द्वार कोशिकाएं होती है, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। इनकी जो अंदर की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, बाह्य भित्ति पतली होती है, सहायक कोशिकाएं होती है। और अंदर जो कोशिकाएं होती है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, बाहर के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, पर्णहरित नहीं होता है। अंदर की तरफ पर्णहरित होता है और बाहर की तरफ पर्णहरित नहीं होता है। और इसके अंदर ये देखो रंध्र होते हैं, तो ये रंध्रीय भाग होते हैं। जब ये खुलते हैं, स्फीत होती है तो ये खुलते हैं, और जब ये संकड़ी हो जाती हैं तो ये द्वार बंद हो जाते हैं। ये अंत्य शोषण की वजह से होता है। आपको पता ही है किसी के अंदर पानी जाता है तो वो फूल जाती है, तो इस तरह से ये भी फूल जाती हैं। तो इस तरह से खुला रंध्र और बंद रंध्र इस तरह से कार्य करता है। अब इसके अंदर रंध्र की उपस्थिति बाह्य त्वचा का प्रमुख लक्षण है। रंध्र अगर उपस्थित होगी तो वो बाह्य त्वचा का प्रमुख लक्षण है। रंध्र पत्ती की एक अथवा दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही सतह पर होंगे, दोनों सतहों पर भी पाए जाएंगे। अब रंध्र की क्रियाविधि को देख लेते हैं। रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को रंध्र गति कहते हैं। रंध्रों का खुलना व बंद होना। अब देखो कब होगा ये, इसके संबंध में कई परिकल्पना प्रस्तुत की गई विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि भाई रंध्र की क्रियाएं कब खुलती। वैसे हमें पता है कि प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र की क्रियाएं खुलती है और प्रकाश की अनुपस्थिति में रंध्र की क्रियाएं बंद हो जाती है।
अब देखो इसमें इसकी पहली परिकल्पना देने वाले क्या है, मांड शर्करा परिकल्पना, ये देने वाले थे J.D. सायरे ने 1923 में किया, जिसके अनुसार प्रकाश में यानी कि दिन में रक्षक कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम होकर pH बढ़ जाता है और एंजाइम सक्रिय होगा। जैसे pH बढ़ेगा तो एंजाइम सक्रिय हो जाएगा तथा DPD का पूरा नाम है डे पास्ट ड्यू बढ़ जाता है और रंध्र खुल जाते हैं। जैसे उसकी एंजाइम सक्रिय होंगे तो DPD का मान बढ़ जाएगा और रंध्र खुल जाते हैं। जबकि रात में द्वार कोशिकाओं में CO2 की वृद्धि से इसका pH अम्लीय हो जाता है। जैसे CO2 की वृद्धि होगी तो इसका pH, अब देखो उसके अंदर दिन के अंदर तो CO2 की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन रात के अंदर CO2 की वृद्धि से इनका pH अम्लीय हो जाता है, जिससे ग्लूकोज फर्स्ट मांड में बदल जाता है, वह रंध्र बंद हो जाते हैं। जैसे CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो इस तरह से रंध्र बंद हो जाएंगे। नोट, सायरे 1926 के पूर्व लॉयड 1908 ने बताया था कि रंध्र द्वार कोशिकाओं में मांड उपस्थित होता है। सायरे से पहले ही लॉयड नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि द्वार कोशिकाओं के अंदर मांड उपस्थित होता है। उसके बाद में अगले वैज्ञानिक आते हैं, स्टीवर्ट की परिकल्पना देख लेते हैं। स्टीवर्ट की परिकल्पना, सायरे की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए बताया कि द्वार कोशिकाओं के कोशिका रस की सांद्रता काफ़ी बढ़ जाती है, जो रंध्रों के खुलने के लिए पर्याप्त होती हैं। द्वार कोशिकाओं की जो कोशिका रस की सांद्रता काफ़ी बढ़ जाती है। अब कोशिका रंध्र की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो रंध्रों के खुलने के लिए पर्याप्त होगी, क्योंकि जैसे ही अंतःशोषण होगा जिसकी वजह से द्वार कोशिकाओं के अंदर रंध्र खुल जाएंगे। और तीसरा जो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, ये देने वाले थे जापानी वैज्ञानिक इमामुरा तथा फ्यूजिनो ने 1959 में प्रतिपादित किया तथा लेविट ने 1974 ने रूपांतरित किया, जो वर्तमान में सर्वमान्य सिद्धांत है। अगर हम बात की जाए कि रंध्र की गति के क्रियाविधि में देने वाले सिद्धांत के अंदर सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है तो वो है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ये क्या है, देखिए, प्रकाश के दौरान द्वार कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है, जिससे सांद्रता बढ़ती है और जल का प्रवाह द्वार कोशिकाओं में होता है, जिससे वे स्फीत हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। इस तरह से तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का कल अध्ययन करेंगे। नमस्कार।